हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई सेल्फ मोनिका। और आज की क्लास के अंदर हम माइकलसन व्यतिकारी मापी पढ़ेंगे। माइकलसन व्यतिकारी मापी एक आपका यंत्र होगा जिससे हम फ्रिंजों को या उसके किरणों को देखते हैं। किरणों को हम एक किरण को हम दो किरणों के अंदर डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए हम पहले इसके सिद्धांत को देखेंगे कि माइकलसन व्यतिकारी मापी जो है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सिद्धांत में हम देखेंगे इसमें एक प्रकाश किरण को आंशिक परावर्तन व अपवर्तन द्वारा दो किरणों में विभक्त किया जाता है। क्या करेंगे हम इसमें, इस सिद्धांत के अंदर हम माइकलसन व्यतिकारी मापी के अंदर एक प्रकाश किरण होगी उसको आंशिक परावर्तन करके या अपवर्तन द्वारा आप क्या कर सकते हैं, दो किरणों के अंदर विभक्त या बांट सकते हैं। ये दोनों किरणें जो हैं एक दूसरे के लंबवत दिशाओं में जाती है और जो दो किरणें एक आपस में बटेगी यानी एक किरण के जो दो टुकड़े होंगे वो दोनों किरणें जो हैं वो एक दूसरे के क्या होंगी, लंबवत होती हैं, लंबवत दिशाओं में जाती हैं तथा लौटकर एक ही स्थान पर क्या होती है, वापस से मिलती भी है। अब आप पहले तो किरण को, एक प्रकाश किरण को आंशिक परावर्तन और अपवर्तन द्वारा क्या कर रहे हैं, दो किरणों में विभक्त कर रहे हैं। वो दोनों किरणें हैं जो क्या होंगी, एक दूसरे के लंबवत दिशाओं में जाती है और वापस से लौटते वक्त वापस से क्या होती है, एक ही स्थान पर आकर के मिलती है। उन किरणों के बीच क्या होता है, व्यतिकरण होता है जिससे व्यतिकरण फ्रिंजें आपको प्राप्त होती है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, माइकलसन व्यतिकारी मापी का जो डायग्राम है वो हम कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आप देख सकते हो कि क्या होगी उसकी रचना, आप कैसे बनाते हैं। माइकलसन व्यतिकारी मापी में हम क्या करेंगे, जिसमें पॉलिश युक्त आप दो दर्पण लेते हैं, M1 व M2। ठीक है, इसमें क्या हो गया, आप पॉलिश युक्त जिन पर पॉलिश की हो ऐसे दर्पण आपको लेने हैं। एक M1 लेना है और एक क्या लेना है, M2 लेना है तथा समान मोटाई एवं प्रकाशतः समतल दो कांच की प्लेटें, ये दोनों क्या लेते हैं हम, इक्वल मोटाई की होनी चाहिए दोनों कांच की प्लेटें आपकी, और प्रकाशतः समतल होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों खुदरी नहीं होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, ये यहाँ पर आपको इन पे पॉलिश नहीं रखनी है और सिंपल सी कांच की दो प्लेटें लेनी है, एक P1 और एक P2, उनको नाम दे देना है। अब दर्पण M1 व M2 एक दूसरे के क्या है, लंबवत दो भुजाओं पर लगे होते हैं। एक M1 यहाँ लगा हुआ है और M2 यहाँ लगा हुआ है। ये दोनों एक दूसरे से क्या है, लंबवत भुजाओं पर लगे होते हैं। दर्पण M1 व M2 के पीछे जो है, पीछे वाले पृष्ठ M1 व M2 के पीछे वाले पृष्ठों पर पेंच लगे होते हैं। यहाँ पर आप क्या कर देते हैं, पेंच लगा देते हैं ताकि ये उनकी सहायताओं से दर्पणों को क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर अक्षों पर झुकाया जा सके। हम इन पेंचों के द्वारा क्या कर सकते हैं, M1 और M2 को ऊर्ध्वाधर या फिर आप क्षैतिज क्या कर सकते हैं, झुका सकते हैं। दर्पण M2 स्थिर रहता है तथा दर्पण M1 को एक यथार्थ व सूक्ष्म पेंच के द्वारा एक माइक्रोमीटर स्केल पर क्या करते हैं, हम आगे पीछे करते हैं। यहाँ पर M2 को क्या रखते हैं, हम स्थिर रखते हैं और M1 को क्या करेंगे, इस स्क्रू द्वारा हम इसको एक स्केल पर, माइक्रोमीटर की स्केल होगी, उस माइक्रोमीटर स्केल पर हम आगे पीछे करते हैं। और आगे पीछे आप इस प्रकार करोगे कि यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, आपका इसकी नई स्थिति अपनी प्रारंभिक स्थिति के ठीक समांतर हो। हम क्या करेंगे, उसमें आप M1 को क्या करेंगे, पेज द्वारा आप ऊपर नीचे ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दिशा के अंदर आप क्या करेंगे, झुकाते हैं। और हम M2 को क्या करते हैं, स्थिर रख करके M1 को आप क्या करते हैं, आगे पीछे करते हैं माइक्रो स्केल पर। और इस प्रकार करते हैं कि जो इसका जो प्रतिबिंब, इसका जो प्रारंभिक स्थिति है, नई स्थिति जो है वो पहली वाली स्थिति के ठीक क्या हो, समांतर हो। और समांतर होगी अतः दर्पण द्वारा चली गई दूरी को
10⁻⁷ मीटर की यथार्थता तक नापा जा सकता है। और हम वहाँ पर उस दर्पण द्वारा जितनी भी चली गई दूरियां हैं, यानी नई स्थिति प्राप्त होगी आपको प्रारंभिक स्थिति के जो ठीक समांतर होगी, तो हम उस दर्पण द्वारा जितनी भी दूरी है वो कहाँ तक माइक्रो स्केल पर नापा जा सकता है, 10⁻⁷ मीटर तक उसको नापा जा सकता है। प्लेटें P1 व P2 एक दूसरे के ठीक समांतर रखी जाती हैं। दोनों ही प्लेटों को हम क्या रखना है, एक दूसरे के समांतर रखना है। यहाँ डायग्राम में आपने देखा है कि दोनों प्लेटें क्या रखी हुई हैं, एक दूसरे के समांतर रखी हुई है। तथा जो आपकी दर्पण M1 व M2 से क्या हो 45 डिग्री के कोण पर आनत रहती है, और तथा दर्पण जो है आपकी M1 व M2 से क्या हो 45 डिग्री के कोण पर आनत रहती है, यानी वहाँ पर लगी रहती है। P2 की ओर वाला प्लेट P1 का पृष्ठ आंशिक रूप से क्या होता है, रज्जित होता है। जो P2 की ओर वाला प्लेट P1 का पृष्ठ है, यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये P1 का प्लेट है इधर P2 की तरफ वाला, वो क्या होता है, रज्जित होता है, यानी सिल्वर्ड रहता है। और रज्जित रहने के साथ साथ फ्रिंजों को देखने के लिए एक दूरदर्शी टी भी लगा होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट में आप डायग्राम में यहाँ पर आप देखेंगे कि P1 के नीचे भी एक क्या लगा रहता है, दूरदर्शी लगा रहता है, जो कि हम फ्रिंजों को देखने के लिए उपयोग में लेते हैं। अब इसके लिए हम इसकी कार्यविधि देखते हैं। तो कार्यविधि क्या हो जाती है इसकी, एक विस्तृत एक वर्णी प्रकाश स्रोत S से चलने वाले पुंज को लेंस L द्वारा प्लेट P1 के अंशतः रज्जित पृष्ठ से प्रकाश का एक भाग परावर्तित हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, एक वर्णी स्रोत लेते हैं आप S, और उस S से क्या करेंगे, प्रकाश डालते हैं। तो ये जो आपका लेंस है, इस लेंस से आपकी प्रकाश किरण P1 के यहाँ पर पृष्ठ पर गिरती है, और P1 से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। और परावर्तित होकर के आप देखते हैं कि उसका एक भाग तो परावर्तित हो गया, तथा शेष भाग जो है वो परागमित हो जाता है। और परागमित होने से इस प्रकार हमें दो किरणें प्राप्त होती है। एक तो पहला क्या हो गया, एक भाग तो उसका परावर्तित हो गया, और दूसरा जो भाग है वो परागमित हो गया, यानी आगे की तरफ बढ़ जाता है। और इस प्रकार आपको क्या मिल जाती हैं, दो किरणें प्राप्त होती हैं। और दोनों किरणें जो हैं आपकी वो क्या होगी, यहाँ पर देख सकते हैं, जो दर्पण M1 की ओर चलती है। जो आपकी परावर्तित किरणें हैं, परावर्तित किरण एक जो है वो दर्पण M1 की ओर चलेगी, तथा परागमित किरण दो किरणें प्राप्त हुई हैं आपको, जो कि एक तो परावर्तित हो गई एक भाग तो, और शेष भाग जो है वो परागमित हो गया। अब उन दोनों भाग में जो परावर्तित किरण थी, वो परावर्तित किरण है वो एक परावर्तित किरण एक जो दर्पण M1 की ओर चलती है, यानी आपकी जो परावर्तित किरण एक है वो किधर चलती है, आपकी M1 की ओर चलती है। तथा परागमित किरण दो जो दर्पण M2 की ओर चलती है। और परागमित किरण दो जो है आपकी वो कहाँ होंगी, आपकी M2 की तरफ चलती है। और ये दोनों किरणें दर्पण M1 व M2 से परावर्तित होती हैं, और वापस क्या होता है, दोनों किरणें M1 व M2 की ओर गई थी, वापस M2 और M1 से क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं, तथा प्लेट P1 के अंशतः रज्जित पृष्ठ पर आकर मिलती। वापस से ये दोनों कहाँ मिलेगी, प्लेट P1 पर मिलती है। यहाँ से दो किरणें एक दूरदर्शक T में प्रवेश करती है, और वापस आप क्या करेंगे, ये किरणें क्या होंगी, एक तो आपकी चली गई M1 की तरफ और एक M2 की तरफ, लेकिन ये वापस रिटर्न होते वक्त वापस क्या होती है, परावर्तित होती है, और परावर्तित होकर वापस कहाँ पे मिलेगी, P1 प्लेट पे मिलेगी, और P1 प्लेट से ये वापस कहाँ दिखाई देती है, आपकी दूरदर्शक T की ओर, यानी इस दूरदर्शक के अंदर प्रवेश करती है। और दूरदर्शक में क्या करेगी, प्रवेश करेगी, चूंकि ये किरणें एक ही प्रकाश स्रोत से निकलती हैं, अतः ये दोनों क्या होंगी, कला संबंध होंगी, जो कि हमने कल भी देखा था कि एक ही प्रकाश स्रोत से निकलने वाली जितनी भी किरणें होती हैं वो सभी क्या होती है,
कला संबद्ध होती है। तो ये किरणें भी क्या होंगी, कला संबद्ध होती है और व्यतिकरण क्या करेंगी, उत्पन्न करती हैं और व्यतिकरण उत्पन्न करेंगी तथा व्यतिकारी फ्रिंजों को दूरदर्शक से देखा जा सकता है। हम क्या करेंगे, दूरदर्शक से व्यतिकारी फ्रिंजों को देखा जा सकता है, देख सकते हैं। और दर्पण M1 को आगे या पीछे चलाकर व्यतिकारी किरणों के बीच विभिन्न पथांतर उत्पन्न किया जा सकता है। और हम M1 को क्या करेंगे, वापस आगे पीछे करते हैं, जिससे आपकी व्यतिकारी किरणों के बीच हम अलग अलग पथांतर भी उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे ही सेम हम प्लेट जो P2 है, उस P2 को हम क्या कहते हैं, प्रतिकारी प्लेट कहते हैं। इसका कार्य निम्न प्रकार से है। अब P1 का कार्य तो हो गया, लेकिन अब P2 जो प्लेट लगाई थी आपने, उसका कार्य क्या होगा, तो वो उसके लिए हम देखते हैं कि P2 का कार्य क्या होगा। P2 को हम प्रतिकारी प्लेट कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसका कार्य यह है कि जो बिंदु O पर आंशिक परावर्तन के पश्चात किरण 1 जो है वो प्लेट P1 से 2 बार गुजर कर दूरदर्शक में पहुंचती है। क्या होगा, आपका जो बिंदु O है उस पर आंशिक परावर्तन के पश्चात, यहाँ पर बिंदु O पर क्या होगा, आंशिक परावर्तन के पश्चात जो आपकी किरण है वो P1 से 2 बार गुजरकर दूरदर्शक में पहुंचती है और दूरदर्शक में पहुंचती, जबकि किरण 2 जो है वो प्लेट P2 जबकि किरण 2 प्लेट P1 से एक बार भी नहीं गुजरती है। आपकी किरण 1 तो P1 से 2 बार गुजरती है, लेकिन 2 बार गुजर कर दूरदर्शक में पहुंचती है, लेकिन जो आपकी किरण 2 है वो प्लेट P1 से एक बार भी नहीं गुजरती है। इस प्रकार P2 की अनुपस्थिति में इन किरणों के प्रकाशीय पथ जो है वो बराबर नहीं होते हैं और प्रकाशीय पथ बराबर नहीं होते और प्रकाशीय पथ बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, P1 के बराबर मोटाई की तथा उसी कांच की क्या करते हैं, उसी कांच मतलब आप P1 और P2 दोनों ही सेम कांच के बने हुए होने चाहिए और उतनी इक्वल मोटाई के होनी चाहिए और दोनों ही आप क्या करेंगे, इसलिए आप P2 को क्या करते हैं, उस डायग्राम के अंदर प्रयुक्त करते हैं ताकि जो आपकी सेकंड किरण थी वो P1 से होकर के गुजरे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं P2 प्लेट P2 को किरण 2 के मार्ग में प्लेट P1 के समांतर रखा जाता है। हम P2 को कहाँ रखते हैं, किरण 2 जो P1 से गुजर नहीं पाती है, तो हम P2 को रखने से जो आपकी किरण है वो क्या हो जाएगी, P1 से गुजरेगी और P2 को हमें कहाँ रखना है, P1 के समांतर रखते हैं। प्लेट P2 पूर्णतः क्या होती है, पारदर्शक होती है, यानी वो उस पर आपको पॉलिश नहीं करना है, पूर्णतः क्या रहेगी, पारदर्शक रहती है। अब उसके अंदर हम देखते हैं फ्रिंजों का रूप कैसा होता है। तो फ्रिंजों का रूप देखने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रिंजों का रूप दर्पण M1 व M2 के झुकाव पर निर्भर करता है। हम जितना उसको दर्पण को झुकाते हैं उसका फ्रिंज उतना ही क्या हो जाता है, कम वक्रीय बन जाता है, यानी फन टाइप बन जाता है। अगर आप उसको उसके झुकाने पर उसकी फ्रिंजों को निर्भर करते हैं। तो माना कि प्लेट P1 के अंशतः रज्जित पृष्ठ से परावर्तन द्वारा दर्पण M2 का प्रतिबिंब जो है वो M1 डैश बनता है। हम देख सकते हैं कि जो P1 से परावर्तित किरण है वो दर्पण M2 से क्या करती है, M2 का जो प्रतिबिंब है वो M1 डैश पर बनता है। तो आप देख सकते हो जो OM2 डैश है वो किसके इक्वल हो जाएगा, OM2 के इक्वल हो जाता है। अब यदि आप क्या करें, यह मान ले कि किरण 2 जो है वो दर्पण M2 के बजाय प्रतिबिंब M2 डैश से परावर्तित हुई है। अब हम जो किरण 2 है वो M2 के बजाय हम कहाँ से मान लें उसको, प्रतिबिंब M2 डैश से परावर्तित हुई मान सकते हैं। तब भी व्यतिकारी किरणों के बीच क्या होगा, पथांतर का मान उतना ही रहेगा जितना कि पहले था। अतः हम यह मान सकते हैं कि व्यतिकरण फ्रिंजें जो हैं वो M1 व M2 डैश से परावर्तित किरणों द्वारा उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न होती है फ्रिंजें आपकी, M1 व M2 डैश से परावर्तित किरणों द्वारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार यह प्रबंध दर्पण M1 व प्रतिबिंब M2 के बीच बनी वायु फिल्म के तुल्य होता है। यानी अब आपका जो फ्रिंजें हैं वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, M1 व M2 जो आपका प्रतिबिंब M2 डैश है उसके बीच जितनी भी वायु फिल्म बनी है उसके इक्वल होता है।
तब उसके बीच में जो बनी वायु फिल्म है उसकी मोटाई वगैरह पर निर्भर करेगा। तो हम देख सकते हैं कि यदि M1 व M2 डैश के बीच की दूरी जो है वो t तथा उनके बीच का कोण जो है थीटा हो तो फ्रिंजों का रूप जो है वो निम्न प्रकार होगा। कैसे होगा? अब थीटा इक्वल्स टू आप क्या ले लो, जीरो ले लो। और जीरो का मतलब ये है कि जो आपका दर्पण M1 व M2 है वो एक दूसरे के क्या होंगे, अभिलंबत होंगे, यानी एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहते हैं। तब M1 व M2 डैश के बीच बनी वायु फिल्म की मोटाई क्या होगी, एक समान रहेगी। और उसमें आपकी वायु फिल्म की मोटाई एक समान होगी, अतः व्यतिकरण फ्रिंजें जो हैं वो पूर्णतः क्या होती हैं, वृत्ताकार यानी गोल बनती हैं। ठीक है, यदि आप थीटा क्या ले लो, इक्वल टू नॉट जीरो ले लेते हैं। और इक्वल टू नॉट जीरो का मतलब ये है कि जो आपकी M1 व M2 दर्पण है वो एक दूसरे की क्या है, अभिलंबत नहीं है। अभिलंबत नहीं है यानी हम M1 को आगे पीछे कर रहे हैं, M2 को आगे पीछे करते हैं। तब आप देख सकते हैं कि जो M1 व M2 डैश के बीच बनी वायु फिल्म जो है वो क्या होती है, फनाकार होगी और व्यतिकरण फ्रिंजें ऋजु रेखीय होती है। इन्हें हम स्थानीयकृत फ्रिंजें भी